बात करेंगे इस वीडियो में आरओसी और यूसी कर्व की। तो आरओसी और यूसी कर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग का। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है इसमें इतना खास। ठीक है, तो पर इससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मशीन लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ आरओसी कर्व होता क्या है। बेसिकली आरओसी कर्व का फुल फॉर्म है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, तो आरओसी बेसिकली कर्व होता है जो प्लॉट किया जाता है जिससे हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। जी हाँ, एक और चीज़ जिससे हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। तो बेसिकली हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ किस लिए रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरिंग की। क्या होता है कि जब हम मॉडल बिल्ड करते हैं तो एक ही चीज़ बस फिक्स नहीं रहती कि हम उससे परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहती है। तो उन लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए और दूसरी चीज़ें लाई गई हैं, जैसे कि एक आरयूसी कर्व है, एयूसी कर्व है। फिर हमने देखा लॉग लॉस क्या होता है, फिर हमने देखा एक्यूरेसी, और हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में देखा। तो ये सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप ये सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैंने इन सारी वीडियोस में बताया कि क्या अलग अलग तरीके हैं इनके और लिमिटेशंस क्या है इनके, जिसके कारण हम दूसरी जो मेथड्स हैं हम वो पढ़ते हैं। तो आरओसी कर्व एक और उन्हीं में से एक मेथड है। ठीक है, तो आरओसी कर्व क्या है? एन आरओसी कर्व और रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ ग्राफ शोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल एट ऑल क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स बनाते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे बनाते हैं हम थ्रेशोल्ड्स। पर आप लोग को याद रखना हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स बनाते हैं। आरओसी कर्व इज क्रिएटेड ओनली फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। आरओसी कर्व सिर्फ और सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। द आरओसी कर्व इज क्रिएटेड बाय प्लॉटिंग द ट्रू पॉजिटिव रेट, टीपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट, जो कि हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखा था हमने, अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये भी हमने उसमें देखा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से जाकर के देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आप लोग को वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमको ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एट वेरियस थ्रेशोल्ड सेटिंग। ठीक है, तो आप लोग एक छोटे से एक ब्रीफ में बता देता हूँ ट्रू पॉजिटिव रेट होता क्या है। बेसिकली ट्रू पॉजिटिव रेट होता है जो हमारा टीपीआर हम जिसको बोलते हैं, वो होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये हम लोग ने देखा था। ऐसे फॉल्स पॉजिटिव रेट जो होता है वो होता है फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ठीक है, हम लोग ने ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाली वीडियो में डिटेल में देखा था। हमने एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया था, हमने उसमें देखा था कि हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली बनाते कैसे हैं। तो मैंने आप लोग को दो चीज़ें बताई थी कि एक दो चीज़ें रहती है, एक आगे वाली वैल्यू, एक पीछे वाली वैल्यू। ठीक है, तो जो आगे वाली वैल्यू बेसिकली जो रहती है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम ये आगे वाली वैल्यू को बोलते हैं कि, और ये पीछे वाली वैल्यू जो है, हम बेसिकली इस आगे वाली वैल्यू को बोलते हैं कि ये बेसिकली ये चेक करता है कि आपके यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो मेरे एक्चुअल क्लास लेवल्स रहते हैं, यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पर 0 यहाँ पे प्रिडिक्टेड क्लास लेवल रहते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये चेक करती है कि यहाँ पे कौन सी है। तो यहाँ पे जैसे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। यहाँ पर ट्रू 1 है तो यहाँ पर आएगा ट्रू, और यहाँ पर आएगा ट्रू। और सेम अगर इसकी बात करें तो ये चेक करते हैं कि दोनों अगर यहाँ पे 0 0 है तो ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे एक 1 है और एक 0 है तो ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे एक 1 है और दूसरा ही 1 है तो ये भी ट्रू है। यहाँ पे एक 1 है और एक 0 है तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। इसको और डिटेल में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाली। तो अगर सपोज मेरे को यहाँ पे ये बताना है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये फॉल्स ट्रू पॉजिटिव, सॉरी, बेसिकली ये यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स है तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे। सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। मेरे को आप लोग को अच्छे से बतानी चाहिए। तो ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स की जगह नेगेटिव आएगा। फॉल्स आगे आता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रू पॉजिटिव, ये फॉल्स नेगेटिव, ये फॉल्स पॉजिटिव, ये ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये होता है ये पूरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट इन्हीं के जरिए निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्लासिफिकेशन में जो हमारा आरयूसी कर्व है वो कैसे यूज होता है। तो देखिए, हाउ टू प्लॉट आरयूसी कर्व। तो आरयूसी पर कर्व को प्लॉट कैसे करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है, ठीक है, सपोज ये मेरा पूरा डेटा है, तो ये एक्स है मेरे सारे एक्साइज, ये वाई है मेरे सारे क्लास लेवल, जो कि x1 है 1, x2 है 1, x3 है 0, x4 है 1 और x5 है 1। और ये वाई हैट, वाई मैं इसको बोलता हूँ वाई टिल्डा। वाई टिल्डा मतलब कि ये जो प्रिडिक्टेड क्लास लेवल है मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई टिल्डा मतलब जो मेरे प्रिडिक्टेड क्लास लेवल है। तो यहाँ पे 0.96 ये मेरा x1 का प्रिडिक्टेड क्लास लेवल है, मतलब जो x1 है क्लास 1 को बिलोंग करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.96 यानी 96%। x2 जो है
उसकी क्लास 1 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.90 यानी 90%। सेम ऐसे ही x4 की क्लास 1 के बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी है 0.74 यानी 74%। सेम x5 के लिए, सेम x2, x3, x4 इन सब के लिए सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये हमारे पास डेटा पहले से ही मौजूद रहेगा। अब आपको इसकी मदद से आरओसी का ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, हम थ्रेशोल्ड्स बनाते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड बना लूंगा जिसको हम बोलते हैं टाउ। हम टाउ को जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये और यहाँ से ये मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता था, मैंने यहाँ पे लिखा टाउ 1, लेकिन हम जनरली इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बोला टाउ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाउ 1, ये क्योंकि पहले सबसे पहले थ्रेशोल्ड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा टाउ 1, और टाउ 1 क्या है जनरली 0.96, ठीक है। तो टाउ 1 इक्वल्स टू 0.96, ठीक है। अब ये टाउ 1 क्या करेगा, अब ये टाउ 1 मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा दिया। तो मैं थ्रेशोल्ड इस तरीके से लगाऊंगा कि अगर वैल्यूज टाउ 1 से बड़ी है, ठीक है, अगर जो मेरे y टिल्डा है, ठीक है, ग्रेटर देन टाउ 1, तो उसको क्या कर दो, क्लास 1 का बना दो, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ, तो उसको दे दो यहाँ पे क्लास 1 का, ठीक है। एल्स उसको दे दो यहाँ पे क्लास 0 का। तो इसके हिसाब से होगा क्या, यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा कि पहली वाली वैल्यू जो है वो सिर्फ बन रहेगी, बाकी सारी 0 0 0 0, ठीक है। अब सेम फिर मैं क्या करूंगा, फिर से मैं इस तरीके से करूंगा कि जो पहला थ्रेशोल्ड मैंने ऐसा बनाया, दूसरा थ्रेशोल्ड मैं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ उसको। तो मैं दूसरा थ्रेशोल्ड अब लिखूंगा, दूसरा थ्रेशोल्ड में लिखूंगा जो कि 0.90 रहेगा, ठीक है। दूसरा थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा टाउ 2 इक्वल्स टू 0.90, ठीक है। तो अब टाउ 2 इक्वल्स टू 0.90, तो अब इसके हिसाब से क्या होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इफ टाउ 2 इज ग्रेटर देन 0.90, तो उसको कर दो क्लास 1 का, एल्स उसको कर दो क्लास 0 का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब यहाँ पे फिर से एक नया कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसी क्लास लेबल्स आएंगी, तो यहाँ पे ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, और बाकी के इसके नीचे के सारे ये जीरोस रहेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद फिर से एक और बार थ्रेशोल्ड बनाऊंगा, फिर से थ्रेशोल्ड बनाऊंगा। तो अब तीसरा वाला थ्रेशोल्ड मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और यहाँ पर लगा मैं इसको लिख दूंगा टाउ 3, और फिर वापस इसके हिसाब से मैं लिखूंगा कि अगर कोई वैल्यूज 0.81 से बड़ी है तो उनको दे दो क्लास 1, और छोटी है तो उनको दे दो क्लास 0। ऐसे मेरे पास जितने पॉइंट्स रहेंगे उन सबके लिए मैं ऐसा करूंगा। और ऐसे करते करते मेरे पास ये है ना, यहाँ पे मेरे बहुत सारे यहाँ पे प्रिडिक्टेड क्लास लेवल्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इन सबके करस्पॉन्डेंस में, ये मेरे पास वैल्यूज तैयार हो गई, यहाँ इस कॉलम में मेरे पास वैल्यूज तैयार होगी, ऐसे मेरे पास और कॉलम्स बनेंगे, इन सबके लिए मेरे पास वैल्यूज तैयार हो जाएंगे 1 0 1 0। अब मैं इनसे मैं क्या करूंगा, ट्रू पॉजिटिव रेट निकालूंगा, ट्रू पॉजिटिव रेट, और फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालूंगा, फॉल्स पॉजिटिव रेट। इससे ही मैं ट्रू पॉजिटिव रेट निकालूंगा, फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालूंगा, इस क्लास से भी ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, इस क्लास से भी ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, थ्रेशोल्ड निकाला, ठीक है, थ्रेशोल्ड बनाया। थ्रेशोल्ड में मैंने बोला कि अगर वैल्यूज 0.96 से बड़ी हैं तो उसको दे दो क्लास 1, और अगर 0.96 से छोटी है तो उनको दे दो क्लास 0। सेम ऐसे फिर मैंने पहली बार किया, तो ये टाउ 1, फिर दूसरी बार थ्रेशोल्ड लगाया टाउ 2, तो फिर मैंने लिखा कि अगर वैल्यूज 0.90, उसके बाद वाली जो x2 है उसके लिए मैंने लगाया कि अगर 0.90 से बड़ी है तो उनको दे दो क्लास 1, और 0.90 से छोटी हो तो उनको दे दो क्लास 0। तो इसके हिसाब से मेरा एक और कॉलम बना है। ऐसे मेरे पास जितने वैल्यूज रहेंगी उतने कॉलम्स बनेंगे, और उन सबके हिसाब से मैं टीपीआर और एफपीआर निकालूंगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? मैं क्या करूंगा, इन सबके हिसाब से टीपीआर और एफपीआर निकालूंगा। तो ये मैंने लिखा है इफ टाउ 1 इक्वल्स टू 0.95, ठीक है। सॉरी, मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए ग्रेटर देन 0.95। तो अच्छा हाँ, क्योंकि टाउ 1 यहाँ पे 0.95 है, ठीक है। मैं टाउ 1 ले रहा हूँ 0.95, सही है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टाउ 1 0.95, ठीक है। अगर टाउ 1 0.95 है और प्रिडिक्टेड वैल्यू अगर टाउ 1 से बड़ी है तो उसको दे दो क्लास 1, एल्स उसको दे दो क्लास 0। सेम ऐसे ही टाउ 2 इक्वल्स टू 0.90, अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू टाउ 2 से बड़ी है तो उसको दे दो क्लास 1, एल्स दे दो क्लास 0। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ऐसे कॉलम बनके तैयार हो जाएगा। पहला कॉलम मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम बना करके रखा है, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ऐसे 4 कॉलम 5 कॉलम बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 यहाँ पे एक्साइज है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे 5 कॉलम बनेंगे, मैंने सिर्फ एक बनाया, और ऐसे 4 और बनेंगे, ठीक है। आप लोग घर पे बना के देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे 4 बनेंगे। अब फिर मेरे पास आखिरी में होगा क्या, अब जब मैं ये सारी चीजें निकालूंगा तो मेरे पास होगा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 से लेकर के मेरे पास अगर सपोज के पॉइंट्स हैं तो मेरे पास टाउ के तक रहेगा। एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच टाउ देयर इज टीपीआर एंड एफपीआर।
अब हर एक टाउ के हिसाब से मेरे पास टीपीआर निकलेगा। अब जैसे ये वैल्यूज निकली तो इसके हिसाब से टीपीआर और एफपीआर दोनों निकलेंगे। तो मेरे पास टाउ के हिसाब से टीपीआर और एफपीआर दोनों, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्रू पॉजिटिव रेट को और फॉल्स पॉजिटिव रेट को एक इस ग्राफ में प्लॉट कर लूंगा। तो इस ग्राफ में इस तरीके से प्लॉट करूंगा कि यहाँ पे जो मेरे ट्रू पॉजिटिव रेट आ रहा है, ठीक है, टीपी रेट, और यहाँ पे जो मेरा एफपी रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट आ रहा है। तो इसके हिसाब से जब कर्व हम ड्रॉ करते हैं, सारी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, तो कर्व हमारा कुछ इस तरीके का आता है। ये जो मैंने यहाँ पे कर्व बना करके रखा है, इस तरीके का कर्व आता है। तो ये मेरी वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये मेरी वैल्यू 1 है, तो 1 के हिसाब से और इस 1 के हिसाब से दोनों 1 1 होते हैं, और फिर इसके हिसाब से ऐसा कर्व जाता रहता है। ठीक है, तो ये मेरा एक जो कर्व रहता है जो यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये इस कर्व को हम बोलते हैं आरओसी कर्व। ठीक है, इस कर्व को हम बोलते हैं आरओसी कर्व। ये जो कर्व मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कर्व रहता है आरओसी कर्व, अब अगर मैं सपोज यहाँ पे एक चीज और कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको एक काम करता हूँ, पूरा एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा एक बॉक्स बना लिया। ये तो सिंपल सी बात है, बॉक्स तो बना सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल में एक पूरी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब देखिए, अब ये जो पूरा एरिया आ रहा है, ये इसके अंडर का ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, यानी AUC। ठीक है, तो जो मैंने बात करी थी ना आरओसी और AUC, तो आरओसी क्या है बेसिकली, आरओसी ये कर्व है और AUC एरिया अंडर कर्व है। तो ये पूरा जो ब्लू रीजन है मेरा, ये पूरा एरिया अंडर कर्व मतलब आरओसी। और ये जितना ज्यादा रहेगा आपकी परफॉर्मेंस मॉडल की उतनी अच्छी रहेगी। तो आप लोग को याद रखना है, ये जितना ज्यादा रहेगा AUC, आपके मॉडल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग को आरओसी निकालना है, AUC निकालना है और AUC चेक करना है। अगर AUC अच्छा आ रहा है तो मॉडल की परफॉर्मेंस बेस्ट है, और अगर AUC गड़बड़ आ रहा है तो परफॉर्मेंस टेरेबल है। ठीक है, तो ये तरीका है यहाँ पे AUC और ROC कर्व से चेक करने का। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली ये मैंने जो डेटा निकाला है पूरे, ये पूरा गूगल से निकाला हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, टीपी रेट और एफपी रेट और एरिया अंडर कर्व मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो ये देखिए, ये पूरा एक यहाँ पे एरिया अंडर कर्व आ रहा है, ये पूरा रीजन ये जो आ रहा है। ठीक है, तो AUC स्टैंड फॉर एरिया अंडर कर्व। ठीक है, दैट इज एरिया अंडर द ROC कर्व। ठीक है, तो दैट इज AUC मेजर द एंटायर 2 डायमेंशनल एरिया अंडरनीथ द एंटायर ROC कर्व, द थिंक इंटीग्रल, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा एक AUC कर्व आता है। आप लोगों को समझ में आया AUC कर्व क्या होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है फॉर इम्बैलेंस डेटा और डम्ब मॉडल और सिंपल मॉडल AUC कैन बी हाई। अब क्या होता है, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम जाती है इम्बैलेंस डेटा के साथ, डम्ब मॉडल्स के साथ और सिंपल मॉडल्स के साथ। अगर बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल है या डम्ब मॉडल है, डम्ब मॉडल मतलब जिसमें इम्बैलेंस डेटा है, तो इम्बैलेंस डेटा है तो मॉडल डम है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि इम्बैलेंस डेटा रहता है तो मॉडल डम नहीं रहता है। बेसिकली डम मॉडल क्या होता है, डम मॉडल मतलब कि ऐसा मॉडल जिसमें एक्यूरेसी आपकी हाई आ रही है, एक्चुअल में एक्यूरेसी हाई नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डम मॉडल। ठीक है, तो अगर आपका मॉडल डम है या इम्बैलेंस डेटा है या सिंपल मॉडल है, तो आपकी जो AUC है जो वो हाई आ सकता है, क्योंकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए देख रहे हैं। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली होता है ये, मतलब उसके लिए मेथड्स कुछ अलग रहती है, वो हमारे कोर्स के स्कोप के बाहर का है, तो हम उस चीज को नहीं पढ़ेंगे। पर ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी हाई एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे, जिससे आप AUC और ROC मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए निकाल सकते हो। सीधा सा तरीका नहीं है, थोड़ा तरीका थोड़ा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली निकाल सकते हो आप। तो उसमें उस केस में हम देखेंगे, तो जो इम्बैलेंस डेटा है और डम मॉडल है या सिंपल मॉडल है, उसके लिए AUC हाई आ सकता है। और आप लोग को चेक करके रखना है, इम्बैलेंस डेटा नहीं होना चाहिए, डम मॉडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, AUC इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रिडिक्टेड वैल्यूज और वाई हैट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन ऑर्डरिंग ऑफ स्कोर्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो मेरे पास यहाँ पे डेटा था, ठीक है, ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो इस डेटा में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमारा ROC कर्व जो बन रहा है वो किससे बन रहा है। ROC कर्व जो बन रहा है बेसिकली वो हमारा इससे बन रहा है, ये जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज हैं। ठीक है, सिर्फ इनसे हमारा ROC कर्व बन रहा है। उसको इन वैल्यू से, ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज है, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको इन वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, उसको बेसिकली सिर्फ इन वैल्यू से लेना देना है। ठीक है, तो उसको इन वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, उनको इन वैल्यू से लेना देना है। तो यही उस पॉइंट का मतलब है कि ROC कर्व जो है वो बेसिकली सिर्फ ऑर्डरिंग पे डिपेंड करते हैं कि इनकी ऑर्डरिंग क्या है। और ऑब्वियसली आप लोग को इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ये आप लोग को याद रखना। आप लोग को इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। तो देखिए,
तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि AUC इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रिडिक्टेड वैल्यूज और वाई हैट इट ओनली डिपेंड्स ऑन ऑर्डरिंग ऑफ स्कोर, सिर्फ ऑर्डरिंग पे डिपेंड करता है। इफ मतलब जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज थी, ठीक है, ये जो वैल्यूज थी, ठीक है, तो एक्चुअल में इन पे भी डिपेंड नहीं करता वो, क्योंकि इसको इससे भी कुछ लेने देना नहीं है, बस इनकी ऑर्डरिंग होनी चाहिए। अगर हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें तो बस हमको इससे कोई मतलब नहीं है फिर कि ये वैल्यू क्या है। अगर सपोज ये मेरे ये वाली वैल्यू सपोज 0.96 की जगह 0.91 भी होती, ठीक है, उसको कुछ लेने देना रहता, ऑब्वियसली कोई लेना देना नहीं रहता। बस उसको क्या चाहिए कि बस डेटा जो है हमारा ऑर्डरिंग जो है वो सॉर्ट होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो ये रहता है। फिर इफ मॉडल इज रैंडम देन AUC कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, अब सपोज मेरा जो मॉडल है रैंडम मॉडल है, रैंडम मॉडल मतलब कि जिसमें जो मेरा डेटा है वो रैंडमली स्प्लिटेड है, और जो XQ है, जो मेरा क्वेरी पॉइंट है XQ, वो क्या हो रहा है, वो रैंडमली क्लास 1 या क्लास 0 किसी में भी प्लेस कर दिया जा रहा है। मतलब जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं ना, तो कॉइन टॉस करने के बाद हम बता देते कि ये जो है ये टीम जीती तो ये टीम जो है बैटिंग करेगी या ये टीम बॉलिंग करेगी। तो सेम चीज यहाँ पे होता है कि हम क्या करते हैं, एक तरह से कॉइन टॉस करके बता रहे हैं कि ये XQ किस में जाएगा, या तो क्लास 0 में जाएगा या तो क्लास 1 में जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम मॉडल। रैंडमली हम XQ को डिसाइड करेंगे कौन सी क्लास का है वो, मतलब उसके लिए हम KNN जैसा परफॉर्म नहीं कर रहे, रैंडमली डिसाइड कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम मॉडल। तो रैंडम मॉडल के लिए जो AUC आता है, तो रैंडम मॉडल के लिए जो AUC आता है, ROC आता है, वो इस तरीके का आता है। देखिए, इसके लिए जो हमारा एक्चुअल में ROC आ रहा था वो कुछ इस तरीके का आ रहा था, सॉरी इस तरीके का। तो हमारा जो यहाँ पे आता है AUC वो इस तरीके का आता है, ठीक है, और हमारा कर्व जो आता है ना वो सिर्फ यहाँ पे इतना आता है। और आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, इस पूरे को ज्वाइन करूँ, ठीक है, मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, जो मेरे पास बना हुआ है डायग्राम उसमें दिखाता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे को पूरा स्क्वायर बना दूँ, ये मैंने यहाँ पे पूरा इसको एक बॉक्स बना दूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ से ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचूं, ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन AUC कर्व की है। लेकिन अगर मेरा रैंडमली सॉर्टेड है, मेरा जो मॉडल है रैंडम मॉडल है, तो क्या होगा, हमारी जो AUC कर्व आएगी वो भी इस तरीके, ROC कर्व आएगी वो भी इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया अंडर AUC हो जाएगा, AUC हो जाएगा, मतलब एरिया अंडर कर्व। तो ये क्या आ रहा है, ये जो है 0.5 है, ठीक है। तो अगर आप लोग का AUC हाई है तो आप लोग का मॉडल अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर 0.5 है तो भी खराब ही नहीं है, तो भी ठीक है। 0.5 आ रहा है तो भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हाँ सही है, ठीक है। तो बस आप लोग को ये याद रखना है कि अगर रैंडम मॉडल है तो उसका AUC हमेशा 0.5 आएगा, ठीक है। फिर जो रैंडम मॉडल और मॉडल्स इन विच XQ इज असाइन रैंडमली दैट वेदर इट इज पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास, ठीक है। इफ AUC ऑफ एनी मॉडल इज लेस देन 0.5, अगर AUC किसी मॉडल का 0.5 से कम है, मान लो 0.2 है, 0.3 है, देन जस्ट स्वैप द क्लास लेवल। मतलब बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो AUC मेरा कुछ इस तरीके का आ रहा है, जैसे ये वाला AUC परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरा जो AUC मैं यही बताता हूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। तो देखिए, सपोज मेरा AUC कुछ इस तरीके का आ रहा है, ये मेरे पास यहाँ पे पूरा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और मेरा जो AUC आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना गड़बड़ AUC है। मतलब अगर इसका एरिया अंडर कम निकालेंगे तो ऑब्वियसली 0.5 से कम आएगा, क्योंकि 0.5 तो हमारे स्ट्रेट लाइन में हो जाता है। तो ये ऑब्वियसली 0.5 से कम आने वाला है। वो एक्चुअली मेरे पास, मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को इतनी प्रॉब्लम जा रही है। तो खैर, तो देखिए ये यहाँ पे ये जो है ना, ये एरिया अंडर का ऑब्वियसली 0.5 से कम आने वाला है। अब ये एरिया जो है 0.5 से कम आएगा तो आपके मॉडल की परफॉर्मेंस तो खराब होगी। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ AUC ऑफ एनी मॉडल इज लेस देन 0.5 देन और 0.2, जैसे कि 0.2 है, देन स्वैप द क्लास लेवल्स। मतलब जो XQ है उस, अगर वो मशीन ने प्रिडिक्ट किया 0 तो उसको 1 बना दो, या मशीन ने प्रिडिक्ट किया 1 तो उसको बना दो 0। सिंपल सी बात है। अगर AUC किसी भी मॉडल का 0.5 से कम आ रहा है तो उसको क्या करना है, क्लास लेवल के पास आपको स्वैप करना है, ठीक है। क्या करना है, स्वैप करना है, स्विच करना है। अगर 0 आ रहा है तो 1, 1 आ रहा है तो 0। तो ये है पूरा AUC का फंडा, ROC का फंडा। बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। तो और भी यहाँ पे मैंने थ्योरीज लिखी हुई है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्केल वेरिएंट क्या होता है, AUC स्केल वेरिएंट, इट मेजर्स हाउ वेल प्रेडिक्शंस आर रैंक्ड, ठीक है। प्रेडिक्शन किस तरीके से रैंक हुई है उनको रैंक करता है, जैसे मैंने आपको बताया वो सॉर्ट करता है, रादर देन देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को सॉर्ट करने की जगह उनकी प्रिडिक्शन जो रैंक्ड है उनको रैंक करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड इनवेरिएंट, मतलब ये क्या करता है, थ्रेशोल्ड सेट करता है, ठीक है। तो स्केल इनवेरिएंट इज नॉट always desirable. For example, sometimes we really do not well celebrate probability outputs and AUC won't tell us about that. मतलब ये क्या करता है, for example, sometimes we really do not well celebrate probability outputs. मतलब probability output जो रहते हैं ना, हमको उससे इतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर 0.95 की जगह 0.91 भी होता तो उसको लेना देना नहीं है, उसको बस क्या चाहिए, सॉर्टेड डेटा चाहिए बस,
तो ये है पूरा, आप लोग इस पूरे डेटा को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली अभी मैंने गूगल से निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा था AUC के बारे में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना वीडियो को, और ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पेज बनाया है जिसमें मैं और मशीन लर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स डालता हूँ, तो आप लोग उस चैनल को भी अब पेज बनाया है तो उस पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो आज की वीडियो को हम यही रैप अप करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।